आप में से अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, एनटीएससी, ओलंपियाड, उसमें काम आता है बेटा ये, ठीक है? यस सर। हाँ, तो लिखो तो इंपॉर्टेंट characteristics of फिजिक्स साइंस वन important characteristics of gravitational force। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है देखते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसी को लिख रहे हैं बेटा हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies forms action and reaction pair। कल देखा था ना, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा था। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर such that forces are, बेटा किसके माइक से आवाज आ रही है? बंद करो तो। इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है? न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, मतलब F इक्वल्स टू माइनस F, है ना? यस गुड। यस नाउ सेकंड पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स, सेंटर से सेंटर एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। हर वो फोर्स जो सेंटर से सेंटर एक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स such that it acts along the line joining the centers of the body। of the body। क्या हो गया बेटा? कौन चिल्ला रहा है? कोई बच्चा है सर। तो बच्चा रो रहा है सर। कौन सा बच्चा रो रहा है? क्यों रो रहा है? दो बॉडीज हैं जिनमें कहां से कहां एक्ट करेगा बेटा? इसके सेंटर से इसके सेंटर को जो ज्वाइन करेगी लाइन, है ना, इस पर फोर्स एक्ट करता है ना? यही होता है आपका डिस्टेंस। और फोर्स का एक्ट करेगा इसका, इसकी तरफ, मतलब ये वाला बॉडी इसको खींच रही होगी और ये वाली बॉडी इसको खींच रही होगी, ठीक है? यस
थर्ड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज gravitational force between two bodies are independent of intervening medium. Independent of the nature of intervening medium. इस बात का मतलब ये है कि जब कोई दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर उन दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है, कौन सा मीडियम है। मतलब आपने देखा होगा बेटा, वाटर के अंदर भी बॉडीज ऊपर से नीचे ही आती है ना। वाटर के अंदर भी कोई बॉडी सबमर्ज्ड होती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यस सर। है ना। वैक्यूम में होगा Yes. तो भी फोर्स लगता है, ठीक है। और सोचो सॉलिड बात हो तो उससे ही फोर्स लगता है। यस। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता Yes. कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में दो बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है। ओके, चलो लिख लो जल्दी से इतना। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। यस सर। अरे वाह, इतना तेजी से लिख लिया, क्या बात है। सर वेट। वेट, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ग्रेविटेशन फोर्स तो वाटर पर भी अट्रैक्ट होता है, तो वाटर का सेंटर कहाँ रहता है? क्या बेटा, वाटर का सेंटर डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि वाटर उस चीज का शेप एक्वायर कर लेता है जिसमें उसको रखा जाता है ना। तो ये शेप पर डिपेंड करेगा किस शेप में हमने वाटर को रखा है, ठीक है। वाटर जो शेप एक्वायर करेगा, वाटर का सेंटर उस शेप के हिसाब से अलग अलग जगह पर शिफ्ट होता है। सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास आप तब निकाल पाओगे जब आपको शेप पता होगा। और वाटर का शेप डिफाइंड नहीं है, वो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें उसको रखोगे उसका शेप एक्वायर कर लेगा, तो उसका सेंटर बदल सकता है, अलग अलग शेप में अलग अलग जगह होगा। ऊपर वाला पॉइंट मिटा दे। यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन अदर बॉडीज। ग्रेविटेशनल force between two bodies does not depend on presence of other bodies। इसका मतलब ये है कि जब कोई दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, तब कोई अदर बॉडी अगर आ भी जाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है ना, आपके आसपास में और कोई सामान रखा होगा, उसके कारण से आप पर जो इफेक्ट हो रहा था ग्रेविटी का, वो कम तो नहीं हो जाता? होता है क्या? नहीं होता ना? नो सर। नो सर। यस, वही पॉइंट लगा है। सर एक्चुअली थर्ड पॉइंट डबल डबल हो गए। ओह सॉरी, फोर्थ पॉइंट है ये है फोर्थ पॉइंट। सर फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से बताइए। बेटा मैं कह रहा हूं कि जो दो बॉडीज हैं, लाइक आप और एक अर्थ, ठीक है। अर्थ आप पर फोर्स लगा रही है ना, कौन सा फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब आपके आसपास में कई सारे सामान रखे होंगे, हो सकता है टेबल हो सकता है बेड हो
हो सकता है चेयर हो। इन सब की प्रेजेंस के कारण से आपके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता ना। नो सर। अर्थ नहीं होता, बस यही लिखा है बेटा कि हम लोगों ने जब मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था तो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो बाकी किसी भी बॉडी का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। हर बॉडी पर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मिटा दूं, सेकंड पॉइंट को। यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। फोर्स के बाद में फिफ्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल gravitational force is negligible in case of lighter bodies, मतलब हल्की बॉडीज के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइटर बॉडीज। लाइटर बॉडीज में आएगी बेटा 1 kg 2 kg की बॉडीज ही नहीं, आप भी मतलब 50 kg 80 kg 1 न्यूटन सॉरी 1 किलो 1 टन 2 टन इस तरह की बॉडीज कैसी होती है? लाइटर बॉडीज होती है और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसी कारण से आप आपकी चेयर की तरफ या आपकी वॉल की तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक नहीं जाते। ठीक है, बट it is appreciable in case of heavier bodies. हेवियर बॉडी का मतलब, हेवियर बॉडी की क्या मतलब? हेवनली बॉडी कर देता हूं इसको। सर मींस प्लैनेट्स। हाँ, प्लैनेट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स स्टार्स ये सब क्या होते हैं बेटा? हेवनली बॉडीज होती है ना। यस। हाँ Yes, मैं sir. ब्रैकेट में लिख देता हूँ हेवनली बॉडी क्या होती है। हेवनली बॉडीज क्या होंगी बेटा? प्लैनेट्स, stars and natural satellites. Natural satellites मतलब आपका मून, ठीक है, एंड मून्स ऑफ अदर प्लैनेट्स जिनका मास क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लाइटर बॉडीज मतलब मैं किस सेंस में कह रहा हूँ लाइटर बॉडीज? इन सेंस ऑफ मास। मास के सेंस में जो लाइट होंगी हल्की होंगी, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपको उसका इफेक्ट दिखाई भी नहीं देता। नहीं तो आप ऐसे समझोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन हर दो बॉडी के बीच में फोर्स है, जैसे आपके घर की वॉल्स और आपके बीच में होगा ना। यस। आपके घर की यस अब आपके घर की वॉल्स अगर आपको अट्रैक्ट कर रही हैं तो आपको क्या होना चाहिए था बेटा? वॉल पे आके चिपक जाना था। यस जैसे सर, आप आज लिज़ार्ड चिपके हो। जैसे। सर। बिल्कुल ठीक। अगर आप चिपक जाते तो मैं मानता कि यार उसमें फोर्स है, बट फोर्स का अमाउंट इतना कम है कि आप उस पर चिपकते नहीं हो। एंड अदर वन, देखो सोचो ये आप खड़े हो, लग रहा है ना ये आपके जैसा? नहीं लग रहा? नो सर। नहीं लग रहा? ओके ठीक है, तो ये कोई पर्सन है, ठीक है, जो आपके जैसा नहीं लगता है। ठीक है, ये घर की वॉल्स है, यहां पर कुछ कुछ सामान रखा होगा बेटा, हो सकता है टेबल रखा हो, ठीक है, यहाँ वॉल पर टीवी लगी होगी, यहाँ पर कुछ सोफा वगैरह रखा होगा, ठीक है, यहाँ सीलिंग फैन है। एक चीज बताओ, जब हर ऑब्जेक्ट इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो देखो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वॉल, ये सोफा भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, फैन भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहां से भी अट्रैक्शन होगा, यहां से भी अट्रैक्शन होगा, यहां से भी अट्रैक्शन होगा। इन सारे अट्रैक्शन फोर्स का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। क्या होता है? सम Zero. जीरो हो जाता है। Zero. Yes, जिसके कारण से आपका
बॉडी कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं होती। थर्ड पॉइंट ही मिटा सकते हैं मेरे ख्याल से, हो गया होगा बच्चों का। हाँ यस सर। Yes, sir. फोर्थ फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature। कभी ऐसा सुना है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ने किसी को रिपेल किया? नो सर। कभी नहीं सुना ना? No, नहीं। नो सर। आपको एक चीज बता दूं बेटा, और ये अकेला ऐसा फोर्स है जो अट्रैक्टिव होता है नेचर में। बाकी मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव था, मैंने आपको शुरुआत के दिन की क्लास में बताया था। मैग्नेटिक फोर्स भी रिपल्सिव था, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों देता था वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में ओनली अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। गुड। वाह। एक आखिरी पॉइंट है, अरे बस 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 बेटा बस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is a long range force। मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूं, ऑब्वियस सी बात है, आपके स्कूल में तो चैप्टर नहीं हुआ, पर आप लोग कहीं ना कहीं कोचिंग तो जाते ही होंगे, ठीक है? वहां डिस्कस हुआ होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या है बेटा, कहां तक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां तक अप्लाई कर सकते हो? क्या अर्थ का एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करता हूं, सोचो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर ये है, ठीक है, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स यहीं तक के है, यहां से यहां तक? नो। नो सर। नहीं नहीं। अच्छा No, sir. अब एक बात करते हैं हम लोग, अगर आप अर्थ के बाहर जाते हो, जैसे सैटेलाइट में, सैटेलाइट का नाम सुना होगा ना, जो आप लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो एटमॉस्फेयर Yes, के बाहर sir. रहती है या अंदर? तो वो अंदर रहती atmosphere है। के अंदर रहती है। अंदर रहती है। अंदर रहती आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाहर रहती है बेटा। बाहर बाहर बाहर। ओके, अगर बाहर रहती है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रहने वाला व्यक्ति या फिर इंसान क्या करता है? उसको ग्रेविटी इफेक्ट क्यों नहीं करती बेटा? वो तो सरफेस पर चिपका हुआ नहीं रहता जैसे आप चिपके हुए हो, स्टिक नहीं रहता, वो तो उड़ता रहता है जैसे कि स्पेस में होगा। हाँ, क्योंकि वो ग्रेविटी से बाहर रहता है वो। ग्रेविटी से बाहर रहता है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज यहां तक हुई, यहां पर नहीं है। रहती है। अगर यहां पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज नहीं होती तो एक बार सोचो कि सैटेलाइट अर्थ के आसपास क्यों घूमती?
अगर फोर्स की रेंज यहाँ पर नहीं होती तो सैटेलाइट अर्थ के आसपास क्यों घूमती। चलो इससे आगे चलते हैं। इसके आगे आता है बेटा मून। ठीक है, इसी बताओ, आप जब मून तक जाओगे तो क्या ग्रेविटी यहाँ पर इफेक्ट कर रही है बीच में? यस यस सर। अगर यस सर कर रही है ना, क्योंकि मून को कौन घुमा रहा है बेटा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो घुमा रहा है। यस 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 ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या होती है? बहुत हाई, है ना? क्योंकि अगर आप सन का ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे तो इस सन ने किसको पकड़ रखा है? लास्ट में हमारा जो क्या बोलना चाहिए, यूरेनस है, नेपच्यून है, उन तक को पकड़ के रखा हुआ है। छोटे से छोटे एस्ट्रॉइड को पकड़ा हुआ है। यस है ना? यस यस कह सकते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। कवर करो बेटा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हो हो गया गया सर सर। हो गया सर। हो गया? सर होगा सर कंप्लीट। कंप्लीटेड, गुड। आप लोगों को पता चला बेटा कल के दिन हमारा रिजल्ट आया एक 10th क्लास। यस सर सीबीएसई 10 का यस यस सर टॉपर तनिष हो रहा यस यस, तनिष खोरा। यस, मेरा ही स्टूडेंट था सर वो बेटा। वो नवंबर में आया, एक एवरेज बच्चा था। नवंबर में आया, एवरेज बच्चा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया था। और देखो आज दिन कमाल कर दिया उसने, है ना? यस उसके फादर का कहना था कि सर बोले मेरे बच्चे ने कभी टॉप नहीं किया। बच्चे के फादर का कहना था सर मेरे बच्चे ने कभी टॉप नहीं किया, आपने इसको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना दिया। अब वो लाइफ टाइम के लिए फेमस हो गया है। मतलब जब भी किसी को बताएगा तो बड़े प्राउड से बताएगा कि सर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं। नाउ देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट क्यों देंगे? ये क्वेश्चंस या फिर ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बेटा इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है और आपको पॉइंट्स में से लिखा रहा हूं ताकि आप उसको पॉइंट में ही लिख सको। ओके, यस देखो सर तो। हाँ, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, all the planets including earth rotates या फिर कहूंगे revolves around the sun। revolves around the sun due to gravitational force between sun and planet। सेकेंड पॉइंट, सारे के सारे प्लैनेट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, ये सब के सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, आप ये बात जानते तो हो, और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा विथ मैथमेटिकल प्रूफ। अगला है टाइड्स। Tides are formed
tides are formed in oceans. In oceans due to gravitational force. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, कौन से फोर्स के कारण होती है बेटा? मून। ऑफ मून, बिल्कुल ठीक, मून ऑन द अर्थ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ना वो हुआ था, सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण हुआ था, पता है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर, अच्छा, लेकिन दिखा नहीं। हाँ दिखा नहीं, वो अलग बात है। अभी एक चीज बताओ तो, अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो उस दिन बातें आई थी, कुछ लोगों ने ये कहा कि उस दिन क्या हो सकता है बेटा, बड़ी बड़ी टाइड्स आ सकती हैं, सुनामी आ सकती है। यस सर। अच्छा, क्यों बोला ऐसा? ऐसा क्यों बोला होगा? सर पता नहीं। अल्ट्रावायलेट रेस के कारण जो टाइड्स फॉर्म होती है। अल्ट्रावायलेट रेस के कारण नहीं, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण कहाँ फॉर्म होती है? सर मतलब वो जो ग्रेविटेशनल मून फोर्स की है वो ग्रेविटी ज्यादा। के कारण। यस, मून की ग्रेविटी तो एज इट इज है ना, मून का डिस्टेंस थोड़ी कम ज्यादा हो रहा है। सोचो ये अर्थ है, हम सबको पता है अर्थ के 70% पार्ट में क्या है? वाटर है ना? यस। अरे अभी जब मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है? अभी देखो, अगर मून का रिवॉल्यूशन ऐसा है बेटा, अर्थ के रिवॉल्व अराउंड इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो बेटा जिस जिस सरफेस के पास से मून गुजरेगा, जैसे यहाँ आया तो वहां का वाटर कैसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मून जा रहा है इसके ऊपर से, तो पानी कैसा होता जाता है, वहां पर उठता जाता है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है? कुछ समझे? यस। ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स के sir. कारण से जहां जहां से मून Yes, जाएगा sir. ये पानी को ऊपर खींचता जाएगा, ठीक है? दूसरा फैक्ट जो आप लोग नहीं जानते, जो हमको सोलर इक्लिप्स के टाइम पता चल रहा था, वो था बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ठीक है? आपने स्प्रिंग टाइड्स का नाम सुना है क्या? यस। स्प्रिंग, नाम। यस सर, सुना है। यस सर, ज्योग्राफी में सुने हैं। सुना है? यस, ज्योग्राफी में ही सुना Yes. होगा। हाँ, तो स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? नाम ही सुना है क्या, मतलब याद नहीं है आपका? तो ठीक है, मैं यस सर, बताता हूँ। याद नहीं है। यस याद सर, नहीं याद है? नहीं। यस, ठीक है। देखो बेटा क्या हो रहा है, जब सन एक साइड है, एक साइड मून है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन चल रहा है मून का, और एक साइड से क्या है, सन। जब मून और सन एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस तरफ, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस तरफ, इस समय जो लहरें बनती हैं बेटा वो बहुत बड़ी बनती हैं, ठीक है? और सुनामी आने का खतरा होता है, ठीक है? यस। Yes, यस sir. सर। और इसी कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, सोलर इक्लिप्स। देखो तो क्या हुआ, जब सन की रेस को किसने रोक लिया था, मून ने रोक लिया था, तो इस वाले Yes. एरिया में रहने वाले लोगों को सन नहीं दिख रहा था, है ना? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, है ना? ये कोर्स में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई सिर्फ मून से ही काम नहीं होता है, सन का भी कुछ इफेक्ट होता है, ओके? यस। थर्ड पॉइंट इसको मिटा देते हैं, अगले लिखते हैं थर्ड पॉइंट। इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट and its satellite which makes the satellite to move around the planet. It is the gravitational force, it is the gravitational force between the moon, या फिर between the moon and the satellite, between the planet यार अच्छा रहेगा, between the planet and the satellite, between the planet and the satellite which makes the satellite
which makes the satellite move around the planet. Move around the planet. जल्दी से इतना लिखो तो मैं आपको दिखाता हूं कि सैटेलाइट का मूवमेंट कैसे होता है. यस सर. हो गया sir. नो सर. लिख लो बेटा. हो गया सर. हो गया. गुड. देखो आप सबने कोई पत्थर फेंका है ऊपर? किसी के ऊपर, मतलब बस सर बॉल खाली जगह पर बॉल फेंके हो. ठीक है. यस सर. देखो यस सर. सोचो अगर आप कोई पत्थर फेंकते हो, यहां से आपने फेंका इस पॉइंट से, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, आप यहाँ पर खड़े हो, आपने पत्थर फेंका, पत्थर कैसे जाता है बेटा? ऐसे जाता है, ऐसे गिर जाता है. हाँ कि ना? Yes sir. यस सर. ये जो ट्रेजेक्टरी फॉर्म हुई है ना, इसका जो पाथ फॉर्म हो गया पत्थर का, यहाँ से यहाँ जाने वाला है, इसको बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल. क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल. ठीक है. हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया था? सैटेलाइट्स को. कौन से सैटेलाइट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. कोई ऐसा मत बोल देना कि हमने मून बनाया. ठीक है. क्या बनाया था हमने? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. और हमने क्या किया? सैटेलाइट को इसी तरीके से लॉन्च किया. ठीक है. और आप सबको पता होगा अर्थ का शेप कैसा है? नियरली स्फेरिकल. यस. सोचो अगर मैं एक सैटेलाइट को, या मान के चलो आपकी अर्थ है, यहां से लॉन्च करता हूं कुछ ऐसे, वो ऐसी जाएगी ना अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण. यस. ठीक है. यस. आने के बाद में जब ये प्रोजेक्टाइल या फिर हमारी सैटेलाइट नीचे गिरना चाहती है, ये हर बार अर्थ के सरफेस को मिस करती है. देखो ये गई ऊपर, अब ये गिरना चाहती है तो नीचे सरफेस तो है नहीं, ये घूम के आ जाएगी. हर बार अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के आजू बाजू घूमते रहेगी, अराउंड घूमते ही रहेगी, और हर बार गिरने की कोशिश करेगी पर गिर नहीं पाएगी. ये था कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कौन सा? वो पत्थर फेंकने वाला. ठीक है. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर मतलब अर्थ और वो सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस थोड़ा भी चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं. अब देखो क्या होता है सैटेलाइट्स में ना बेटा, वो लगे रहते हैं एयर पंप्स होते हैं, थ्रस्टर्स होते हैं. ठीक है. थ्रस्टर्स क्या करते हैं? डिस्टेंस चेंज करने के काम आते हैं. पर देखो क्या होगा, अगर सैटेलाइट की लेंथ आपने क्या किया? थोड़ा बहुत कम किया, यहां से यहां लेके आ गए, क्या होता है? हो सकता है सैटेलाइट को फिर लौटने के लिए अर्थ का पाथ मिल जाए और अर्थ पे वो टकरा जाए. ठीक है. इसलिए लेंथ को हम लोग बना के रखते हैं दूर. अगर आप बना के रखोगे तो बिना फ्यूल के भी ये काम करते रहेगी. आपको बस फ्यूल लगेगा ऑक्सीजन जनरेशन के लिए, और सैटेलाइट में जो आपको बाकी काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, इन सब के लिए आपको फ्यूल लगेगा. अदरवाइज आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये सैटेलाइट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूमते रहती है. ठीक है. यस सर. हाँ ना. फोर्थ पॉइंट है, इसको मिटा देते हैं आप. ठीक है. ये छोटी मोटी बातें तो आपको बताते रहेंगे. एंड लास्ट पॉइंट बेटा फोर्थ, क्या? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों है? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, of the earth is due to the gravitational force of the earth. Due to the gravitational force of the earth. Atmosphere of the earth is due to the gravitational force of the earth. देखो एक्चुअली में नेचर कैसा होता है बेटा गैसेस का? वो हल्की होती हैं, उनका नेचर होता है ऊपर उठने का. ठीक है. बट ये आपका एटमॉस्फेयर छापरी, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ये गैसेस पर भी एप्लीकेबल है. इसी कारण से ये गैसेस को भी रोक के रखता है. गैसेस को भी रोक के रखता है, अट्रैक्ट करता है. नहीं तो ये गैसेस भी क्या हो जाती, बाहर निकल जाती स्पेस की तरफ. ठीक है. और हम लोग बिना एटमॉस्फेयर के रह जाते. क्लियर है ना? यस सर. अच्छा. कभी सोचा है कि आपने कि अगर मान के चलो
हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? टेम्परेचर वाइज बोल रहा हूं, ठीक है, बाकी होता तो बहुत कुछ, पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर कैसा हो जाता? सर हाई होता। बहुत हाई हो हाई जाता। हाई होता। Yes. हाई हो जाता। यस। देखो बेटा क्या होता, ये मान के चलो अर्थ है और इस तरफ है सन, ठीक है, सन को बड़ा बना देते हैं, इस तरफ है सन, बेटा सन से रेडिएशन आ रहा है अर्थ के इस पार्ट में, है ना? Yes. ठीक है, जो पार्ट सन के तरफ फेस किया होगा इस साइड का टेम्परेचर बढ़ जाता, इस साइड का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत बढ़ जाता, यस सर। वेरी हाई। बट यहां क्या होता, इस साइड पर ये साइड जो होता ना अर्थ का, वो जम जाता बेटा, Freeze हो जाता। ठीक है, फ्रीज हो जाता। यस। कारण, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर नहीं रहता ना तो टेम्परेचर का मिलना और टेम्परेचर का कम होना किस पर डिपेंड करता है? रेडिएशन के ऊपर, ठीक है, और रेडिएशन वैक्यूम में ज्यादा अच्छे से काम करता है, रेडिएशन वैक्यूम में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, बट एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो इसको फ्रीज होने नहीं देता। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? Yes. यस सर। Yes. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड सन से मिलने वाली एनर्जी को ट्रैप करके रखती है। क्या करती है? ट्रैप करके रखती है। और Yes, ये sir. कार्बन डाइऑक्साइड इसी एनर्जी के कारण हमारे अर्थ रात के समय फ्रीज नहीं होती, रात के समय फ्रीज नहीं होती। अब दिक्कत ये हो गई है कि हमने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है रिक्वायर्ड अमाउंट से, इसके कारण से अब गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, इसके कारण से पोलर रीजन्स की क्या हो रही है? आइस पिघलने लगी, ठीक है। और Yes, sir. ये एक अच्छा एग्जांपल है आपका वीनस का। वीनस का आपका एक और चैप्टर है ना, वीनस, यस बिल्कुल, वीनस का एग्जांपल अच्छा है आपके सामने। वीनस में यही होता है ना, एक दिन के टाइम बिल्कुल गर्म और रात के समय ठंडा, फ्रीज हो जाता है। यस सर। और सेंटर में फिर क्या बेटा? कोर में तो कोई Center- इफेक्ट होता ही नहीं है, कोर से क्या लेना देना है? कोर तो हमेशा गर्म ही होगा, यस। है ना? ये अंदर का पोर्शन तो गर्म ही होता है ड्यू टू इमेंस प्रेशर। यस। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, टाइम बचा Yes, है sir. हमारे पास, बढ़ते हैं आगे। आज देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, स्मॉल जी। acceleration due to gravity, it is denoted by small g। कैसे दिखाते हैं? स्मॉल जी से। देखो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल सपोर्ट दे देते हैं, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कहां से आया कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा हवा में पकड़ा हुआ है ऐसे, है ना, और नीचे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, आप क्या करोगे बेटा? जैसे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, यहाँ पकड़ के रखा है आपने, इसको छोड़ा, धक्का नहीं देना है, कैसा करेंगे? छोड़ेंगे। क्या होता है? शुरुआत में इसकी स्पीड कम रहती है और धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ते ही रहती है ना, वेलोसिटी बढ़ती जाती है ना इसकी। Yes. सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी? यहाँ पर टकराने के पहले, Yes. यस। ठीक है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है, कह सकते हैं ना, Yes. कोई एक्सेलरेशन होगा, यस। और ये एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। क्या बोला है? हम तो पढ़ते हैं इसको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is dropped
from a height. When an object is dropped from a height, a uniform acceleration is produced. A uniform acceleration is produced on that body. ये आ गया हमारा स्टेटमेंटल सपोर्ट, और हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. The uniform acceleration produced, that's uniform acceleration produced in a freely falling body, in a freely falling body, in a freely falling body due to gravitational force on, due to gravitational force. Due to gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर ये सेम कॉन्सेप्ट फ्री फॉल में भी है ना? बेटा फ्री फॉल में भी आएगा, बिल्कुल. पहले फ्री फॉल पढ़ाने के पहले मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, इसलिए पहले इसको पढ़ा रहे हैं. क्यूब में जो थर्ड लाइन हाँ बोलो. में फॉर्मा ग्रेविटेशनल आना चाहिए. ग्रेविटेशनल, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. हो गया सर, लिख के हो गया. गुड. सबका हो गया ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू important characteristic of gravitational force, important experimental support for law of gravitation, acceleration due to gravity. क्या हो गया बेटा? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? कौन बच्चा बोल रहा था?
सर पता नहीं ऐसे ही बड़बड़ा रहे होंगे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इसके बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा मैं। जब न्यूटन ने अपनी पहली थ्योरी थी ना, ठीक है, जब न्यूटन ने अपनी पहली थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ मोशन दिए, तो न्यूटन ने जो सेकंड लॉ था, न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हो आप लोग, क्या था? फोर्स इक्वल्स टू ma, यही था ना? यस Yes. न्यूटन ने, Yes, sir. हाँ, अब न्यूटन ने जो ये मास बोला था ना बेटा, ये वाला मास, इस मास को उसने डिफाइन किया था एज ए इनर्शियल मास। उसने कहा था ये कौन सा मास है? कि वो मास है जिस पर इनर्शिया एक्ट करता है। न्यूटन ने कहा, क्या कहा? न्यूटन ने कहा ये वो मास है जिस पर इनर्शिया एक्ट करता है, इसलिए इसको नाम दिया उसने इनर्शियल मास। पर जो फोर्स आपने पढ़ा किसमें? ग्रेविटेशन फोर्स में, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर या फिर कहूं डी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो इसने मास पढ़ाया, ये वाला मास, ये तो मास ऑफ अर्थ है। एक्स क्या हो गया आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ये जो मास था, इसने कहा ये ग्रेविटेशनल मास है जिसपे ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल मास है। आपको पता है वाली कहानी? नो सर। नो सर। पता? ये वो टाइम है जब आपके 3 साइंटिस्ट आमने सामने आए थे। ठीक है, कौन कौन? न्यूटन, गैलीलियो और तीसरा आइंस्टाइन। नाम सुना है ना? यस सर। Yes, तीनों sir. साइंटिस्ट आमने सामने आए थे, इसी पर बहस हुई थी बेटा। न्यूटन के अकॉर्डिंग ये दोनों मास अलग अलग थे, दोनों मास अलग अलग थे। ठीक है, आइंस्टाइन ने इस बात पर बहस छेड़ी कि उसने कहा कि ये दोनों मास सेम होंगे। ये दोनों मास क्या होंगे? सेम होंगे। ग्रेविटेशनल मास जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, इनर्शियल मास जिस पर इनर्शियल फोर्स एक्ट करता है। आप ये बताओ, क्या ये दोनों फोर्स सेम नहीं है? बेटा फोर्स तो फोर्स है, यस फोर्स तो फोर्स है ना? जब आइंस्टाइन ने इस बात को क्लियर किया कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं था उस समय इस दुनिया में जो इस बात का अपोज कर पाता। मानना कोई नहीं चाहता था, सब लोग न्यूटन का सपोर्ट करते थे, पर आइंस्टाइन का कोई नहीं। बट आइंस्टाइन की थ्योरी को कोई नकार नहीं पाया। ठीक है, और हमको क्या करना पड़ा? इन दोनों को सेम मानना पड़ा कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास सेम है। आप लोग इस बारे में, यार भाई तो बच्चों को कहानी सुनाते हैं ऐसी। यस देखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट करूं मैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, we know that force equals to mass into acceleration होता है ना? ठीक है, कैसे हुआ? बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, by Newton's second law of motion. Here F is क्या होगा यार? It is force on object. Now M क्या है? It is mass of object. ठीक है, एंड ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, बॉल, स्टोन, जो भी होगा। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो दैट एफ इज इक्वल्स टू बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
by definition of gravitational force. क्या होता है बेटा? F is equals to G m by d स्क्वायर, है ना? होता है ना? और ये d स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर इस बार? R स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ क्या? Yes, sir. R स्क्वायर. So what is G? G तो आपको पता है. What is m? It is mass of earth. Object. मास ऑफ अर्थ बेटा है कैपिटल M. स्मॉल m तो आपको पता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या है ये? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड R is रेडियस ऑफ अर्थ. and F is force on the object. F is force on the object. लिखो तो बेटा जल्दी से, इक्वेट करेंगे फिर. हो गया सर। कौन सा मास हो होता है? गया? हो गया हाँ, Yes. हो गया सर. इक्वेशन फर्स्ट डाल लेना, इसको इक्वेशन सेकंड डाल लेना. ठीक है. हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? किसी को कोई क्वेश्चन था क्या? पर इनर्शियल मास मतलब समझा नहीं. इनर्शियल मास जिस पर इनर्शिया, फोर्स ऑफ इनर्शिया एक्ट करता था. क्लास 9 चैप्टर सेकंड याद है क्या आपको? चैप्टर फर्स्ट ही था आपका, तो चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा था ना इनर्शिया. यस सर. हाँ, इनर्शिया जिस पर वो फोर्स ऑफ इनर्शिया एक्ट करता है, जिस मास पर, उसको बोलते थे इनर्शियल मास. मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने हटा दिया. उसने कहा कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास जैसी कोई चीज नहीं होती. उसने बस इतना कहा कि क्या होता है, एक ही होता है क्या? मास. ठीक है. चलो हो गया ना बेटा इसका? सर. यस सर. चलो बाय इक्वेटिंग लिखो. बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर लिख देते हैं सिंपल बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? एम ए इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर. जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे कुछ कट आउट हो रहा है क्या? देखो ये मास और ये मास कट हो रहा है ना, सेम मास है. यस. ठीक है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर ए जो एक्सेलरेशन, ये कितना है बेटा? जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है? 6.7 इंटू 10 to the power minus 11 है ना, इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 to the power 24 kg and R is 6.4 into 10 to the power 6 meters और उसका स्क्वायर. ठीक है. फिर से कैलकुलेशन आ गया. कोई नहीं, इसको सॉल्व करेंगे बेटा. देखो कितने वैल्यू आ रहा. देखो आपका आंसर लगभग आएगा, कुछ क्लास खत्म होने वाली इसमें बता रहा हूँ, लगभग आएगा 9.77 और आई कैन से दैट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है.
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आता है बेटा एक्सेलरेशन, जिसको हमने नाम दिया था, इस एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया था स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ कि ना? सर आगे यस सर। Yes. यस। अभी एक और चीज देखो बेटा, ये जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका फॉर्मूला क्या आया? जी इक्वल्स टू क्या आया बेटा? देखो तो, जी इक्वल्स टू आया आपका कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस। इस फॉर्मूले में देखो बेटा, आपका स्मॉल एम है क्या? यहाँ पर ये जी क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। यस। अब ये बताओ, मास ऑफ अर्थ बदलता है क्या? नहीं ना? No. एंड थर्ड वन, इट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। इट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ भी नहीं बदलती। इसका मतलब अगर आप सरफेस की बात कर रहे हो, अर्थ के सरफेस पर बात कर रहे हो, तो आपकी जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर आपकी रेडियस चेंज नहीं होगी तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप रेडियस चेंज कर दोगे, या फिर मैं कहूं कि सेंटर डिस्टेंस चेंज करोगे, तो जी की वैल्यू चेंज होगी। जी की वैल्यू चेंज होगी। सेकंड थिंग, क्वेश्चन पूछे आ रहा है लोग आपसे, इस ऊपर से अगर मैं 1 kg कॉटन फेंकूंगा और 1 kg आयरन फेंकूंगा, तो पहले क्या गिरेगा? तुम तैयार हो ना? नहीं सुना? आयरन। सुने? आयरन गिरेगा। ओके, बोलते बेटा, क्या गिरेगा पहले? दोनों एक साथ ही गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा बेटा एक साथ? क्योंकि दोनों का मास बराबर है, दोनों इक्वल है। दोनों का मास इक्वल है। बेटा सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे फेंकता हूं ना मैं, जैसे यहाँ पर आपने 1 kg आयरन रखा, 1 kg कॉटन रखा, इतना ही है। यस। ठीक है, तो एक बार बताओ, इन दोनों के गिरने के लिए, इनकी नीचे पहले गिरने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? जी। यस। यस ना? दोनों के नीचे गिरने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? अब जी तो डिपेंड ही नहीं करता बेटा मास पर। फॉर्मूले को देखो, जी तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है मास पर ना। उसमें मैंने स्मॉल मास लिया है क्या? स्मॉल मास नहीं है ना? नो सर। अगर मास है ही नहीं, तो आपका जी दोनों पर कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, मतलब आप 1 kg की बात छोड़ो, आप तो यहाँ पे 1000 kg गिराओ बेटा। कितना? यहाँ 1000 kg गिराओ और यहाँ पर 1 kg गिराओ, तब भी दोनों साथ नहीं गिरेंगे। तब भी दोनों साथ नहीं गिरेंगे। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सर इसका एक्सपेरिमेंट किए हमने एक बार। किए हो? क्या हुआ था? सर एक बार बास्केटबॉल और टेनिस बॉल को साथ में फेंके थे, दोनों सेम मतलब इक्वली गए थे नीचे। निकल गए थे ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं वही कह रहा हूं आपको कि अगर आप 1000 kg की बॉल फेंको चाहे 1 kg की बॉल फेंको, दोनों साथ में नीचे जाएगी। तो ह्यूज डिफरेंस है ना, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं करती मास पर। ग्रेविटी तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है? यस सर। ओके।